हेलो, वेलकम बैक। जी, आपने हैंड रेज किया। हमारा मल्ली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर लास्ट 2 सेशन में मैं प्रेजेंट थी बट मेरी अटेंडेंस नहीं हुई, तो इस दफा अटेंडेंस लगा दीजिएगा, पहले शॉर्ट हो गई है। वो अटेंडेंस इसलिए नहीं हुई कि हमारा दो हैं और यहाँ आप हमारा मल्ली के नाम से शो होती हो, और वहाँ जो अटेंडेंस वाला सीएमएस में है वहाँ मल्ली नहीं लिखा हुआ। तो हम कंफ्यूज्ड होते हैं कि क्या करें, आपको कहाँ फिट करें। तो आप प्लीज़ यहाँ या तो सिर्फ अपना आईडी और नाम का फर्स्ट हिस्सा लिखें या सीएमएस वाला लिखें। हेलो हेलो। ओके सर। तो थैंक थैंक यू। मल्ली तो बद्दो मल्ली नारोवाल के होते हैं। आप कहाँ की हो? ओके, लेट्स स्टार्ट दिस सेकंड सेशन। इस स्लाइड को जब तक आप समझे नहीं आगे नहीं चलना। ये करक्स है इस लेसन का, जिसमें ये स्लाइड्स हमने पहले भी पढ़ी और बाद में भी आनी है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि वंस वी कलेक्ट द डाटा, हाउ विल वी एनालाइज इट, द ओवरऑल प्रोसेस। It is about the overall process for qualitative research data collection and to analyze this collected data. So collected data for qualitative research can be analyzed, and the process opted for that is in front of you. On this slide you can see. Try to understand it. ये बॉटम वाली लाइन से शुरू हो रहा है। आप देखें तो वहाँ लिखा आ रहा है कि द रिसर्चर कलेक्ट्स डाटा। वो डाटा की आगे उसने टाइप्स दी हुई हैं कि किस किस टाइप का डाटा होता है। टेक्स्ट फाइल्स सच एज फील्ड नोट्स, यानी ऐसी फाइल्स हैं जिन पे लिखा हुआ है, कुछ फील्ड नोट लिए हुए हैं। ट्रांसक्रिप्शंस, यानी ट्रांसक्राइब किया हुआ है, इंटरव्यू लिया हुआ है और लिसन ऑडियो था या वीडियो था, तो ऑडियो या वीडियो की ट्रांसक्रिप्शन की हुई है, उसको ट्रांसक्राइब किया हुआ है। ऑप्टिकली स्कैन्ड मटेरियल, और बाज़ औक़ात खुद से मटेरियल को स्कैन किया हुआ है, देखा हुआ है, वीडियो बनाई हुई है। उसको क्या करते हैं, जब इस तरह का डाटा कलेक्ट होता है तो इस कलेक्टेड डाटा के साथ रिसर्चर ने क्या करना होता है। द रिसर्चर प्रिपेयर्स डाटा फॉर एनालिसिस। इस कलेक्टेड डाटा को अरेंज करता है कि उसका एनालाइज कर सके। और वो दो मेजर फॉर्म्स हैं। ट्रांसक्राइब्स फील्ड नोट्स, जब उनको ट्रांसक्राइब कर लेता है, फिर द रिसर्चर रीड्स थ्रू डाटा, ऑब्टेन्स जनरल सेंस ऑफ मटेरियल। वो जो सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की थी, डाटा इकट्ठा किया था, उसको पढ़ने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि एक सेंस या एक थीम डेवलप हो जाता है। जिस तरह से हम अखबार के आर्टिकल, मैगज़ीन या अदरवाइज स्टोरीज पढ़ते हैं,
या बहुत सारी रैंडम इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, तो कुछ सफ़े पढ़ने के बाद एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू हो जाती है, एक थीम डेवलप हो जाता है कि अच्छा इसमें ओवरऑल ये बात की गई है। तो वो एक ट्रेंड को भी शो करता है। जब वो थीम जनरल सेंस बन जाती है उस मटेरियल की, तो वो दो तरह का हो सकता है, एक तो इंटरेक्टिव हो सकता है और दूसरा सिमुले साइमल्टेनियस हो सकता है। अब अगर इंटरेक्टिव होगा तो रिसर्चर उसको कोड करेगा, locates the text segments and assign a code to label them। तो इंटरेक्टिव फॉर्म में उसने उन कोड्स को क्या करना है, कोड्स द टेक्स्ट फॉर डिस्क्रिप्शन टू बी यूज्ड इन द रिसर्च रिपोर्ट। और अगर वो साइमल्टेनियस है तो उसमें कोड्स द टेक्स्ट फॉर थीम्स टू बी यूज्ड इन द रिसर्च रिपोर्ट। इंटरेक्टिव में डिस्क्रिप्शन है और वहाँ थीम्स हैं साइमल्टेनियस में, क्योंकि वो वन ऑफ द अदर रेगुलरली एक के बाद दूसरा तीसरा चौथा थीमेटिकली उसने आगे बढ़ना है, थीम्स आते रहने हैं। वेयर एज इन डिस्क्रिप्शन, वो जो कोड्स उसने बनाए थे डाटा के सेगमेंट्स के, उनको लेबल किया था, उनको उसने लिख देना है। सो दिस इज द प्रोसेस आफ्टर डाटा कलेक्शन टू एनालाइज द डाटा। क्वांटिटेटिव में तो बड़ा आसान होता है कि आप कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाते हैं, वो उसका मीन, मीडियन, मोड, परसेंटेज, कोई एक फिगर, एक वैल्यू बना देता है और उसकी बुनियाद पर इंटरप्रेट करके रिसर्चर बता देता है कि मेरी रिसर्च के रिजल्ट्स का पैटर्न ये है और आ, ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेकिन यहाँ यहाँ चूँकि हमें क्वालिटेटिव में डाटे की जो शेप या टाइप है वो मुख्तलिफ होती है। कैसे मुख्तलिफ होती है, आप देख रहे हो कि वो या तो टेक्स्ट की फॉर्म में होता है या फील्ड नोट्स होते हैं, ट्रांसक्रिप्शंस होती हैं यानी डॉक्यूमेंट्स, और या ऑप्टिकली स्कैन्ड मटेरियल होता है। सो ये नेचर है डाटा की। तो रिसर्चर इस डाटा के साथ क्या करता है कि उनकी ट्रांसक्राइब करता है फील्ड नोट्स में, और फिर उनको ट्रांसक्राइब जो किए हुए होते हैं उनके जर्नल थीम्स या सेंस ऑफ द मटेरियल को डेवलप करता है। अब उस थीमेटिक सेंस जो उसने बनाई है वो दो तरह की हो सकती है, इंटरेक्टिव और साइमल्टेनियस। जब इंटरेक्टिव होगी तो रिसर्चर ने क्या करना है, उसने उसने उन सेगमेंट्स को और उन कोड्स को लेबल करना है। और ये जो लेबल्ड चीज़ें हैं, अगर वो इंटरेक्टिव फॉर्म में बता रहा है तो उसने उसको डिस्क्राइब कर देना है रिसर्च रिजल्ट के लिए, रिपोर्ट के लिए। और अगर साइमल्टेनियस है तो उसने उसका थीमेटिक सेंस यानी थीम्स देने हैं फॉर द रिसर्च रिपोर्ट। सो आई थिंक सो कि आपको इस स्लाइड की समझ आ गई है। अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें और पूछ लें। ओके, आई थिंक सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया। मोर स्पेसिफिक स्टेप्स इन द एनालिसिस ऑफ प्रोसेस। डाटा एनालिसिस प्रोसेस में जो और स्टेप्स उसके अलावा, वो तो हैं ही हैं, टेक्निकल हैं, उनके अलावा जो इन्वॉल्व होते हैं वो क्या है, एक्सप्लोरिंग द डेटाबेस, कोडिंग द डाटा, डेवलपिंग फाइंडिंग्स, और representing the description and themes, interpreting the findings, validating the findings।
एक्सप्लोर द डाटाबेस, वो जो इन्फॉर्मेशन आपने इकट्ठी की, वो कोड्स बनाए थे, जो थीम्स बनाए थे, उन सबको जब बेंचमार्क करोगे तो वो एक डाटाबेस बन जाएगा। और इस कोडेड डाटा को फिर आप डिस्क्राइब करते हो या उनके थीमेटिक सेंस में लिख देते हो। फिर इन थीम्स को रिप्लाई अपना रिपोर्ट रिप्रेजेंट करते हैं, और जब रिप्रेजेंट कर देते हैं तो फिर इंटरप्रेट करते हैं फाइंडिंग्स को, और वो फाइंडिंग्स जो है वो वैलिडेट होती हैं। ओके, हाउ डू वी फर्स्ट एक्सप्लोर द डाटाबेस? डाटाबेस एक्सप्लोर कैसे होता है? obtain general sense of the data, write down memos on the hard copy, think about the organization of the data, consider whether more data are needed। तो ये जी मरियम मुनीर आप बात करें। मरियम मुनीर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। मैंने पूछना था डेटा कोडिंग से क्या मतलब है? अच्छा, कोडिंग से मुराद ये है कि एक सर्टन नंबर आप उसको अलाट कर देते हैं। मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ कि आप मुझे अपनी पूरी स्टोरी सुनाएं कि किस तरह से आपने मास्टर्स के बाद इस क्लास तक कैसे पहुंची। वो आप यस सर। या तो राइट अप में लिखोगे या आप मुझे जुबानी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, तो वो जी सर। एक स्टोरी होगी, ना कि एक वो होगा 1 2 3 में कोई चीज लिखी होगी। अब उस स्टोरी के हम्म। अंदर जो पॉइंट्स आपने दिए वो एज ए रिसर्चर मैंने उनको नंबर अलाट करने हैं। तो ये जो नंबर अलाट ओके करने हैं, दिस इज नोन एज द कोडिंग। ओके ओके, थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा, फिर हम कहते हैं कि जी वो मेमोज ऑन हार्ड कॉपी, उनसे मुतल्लिक रेफरेंसेस, मेमो लेटर या रेफरेंस को कहते हैं। फिर थिंक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, डाटा को ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना, और फिर सोचना देखना कि क्या ये इनफ है, मेरी ज़रूरत पूरी कर रहा है, या हमें और अभी डाटा चाहिए। क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर डाटा उस वक्त तक इकट्ठे करते जाना होता है टिल द टाइम ऑफ सेचुरेशन। सेचुरेशन का मतलब है कि जिस तरह की इंफॉर्मेशन पहले आई थी उसी तरह की इंफॉर्मेशन ही रिपीट होना शुरू हो जाए। एक से एक बात की, यानी आप 10 लोगों से अलग अलग मैं एक ही बात पूछता हूँ तो 10 अगर मुख्तलिफ बातें किए जा रहे हैं और मेरे सवाल का जवाब जो है मुख्तलिफ तरह से दे रहे हैं, और 10 की आपस में बातें रिपीट नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि मुझे अभी और लोगों से बात कर रही है। तो उस वक्त तक बात करता जाऊंगा जब तक पहले से जो बातें लोगों ने की हैं वो रिपीट ना शुरू होनी हो जाए। जब लोग वही बातें दोहराना शुरू कर दें जो पहले लोगों ने की हैं, इसका मतलब है कि मजीद डाटा की ज़रूरत नहीं रही क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर। देन कंसिडर वेदर, बात हो गई इसकी भी। देन वी एंगेज इन द कोडिंग प्रोसेस दैट इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स। ये मरियम मुनीर आपने सवाल भी पूछा था, डायग्राम भी आप देख सकती हो कि किस तरह से दो एरोहेड हैं, स्टार्ट हम कैसे लेते हैं और उसको नैरो डाउन करके एक थीम पर कैसे लेके आ जाते हैं, या लेस थीम्स पर कैसे ले आते हैं। तो ये जो 15-20 लोगों से इंफॉर्मेशन मैंने ली, वो बहुत सारे पेजेस लिखे गए होंगे, मैनी पेजेस ऑफ टेक्स्ट। फिर उनके बहुत सारे सेगमेंट्स बने होंगे, मैनी सेगमेंट्स ऑफ द टेस्ट। जो उनको मैंने नंबर अलाट किए थे, कोड किए थे, वो 30-40 कोड्स हो सकते हैं। फिर कोड्स देखे, कॉमन कोड्स क्या हैं, वो 20 हो सकते हैं। फिर उसको जब दोबारा रिव्यू किया, फिर देखा कि क्लैप्स कितने हो रहे हैं, तो वो रिड्यूस होके 5 to 7 थीम्स में आ जाते हैं। इनिशियली रीड थॉरो डाटा, divide text into segments of information, label segments of information with the codes, reduce overlap and redundancy of the codes, and then collapse codes into themes। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग, खूबसूरत और टेक्निकल काम है कोडिंग का, और फाइनली उसको डिफरेंट स्टेप्स में ला के प्रोसेस करने का। और ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव रिसर्च की खूबसूरती है।
क्वांटिटेटिव में ऐसा नहीं होता, इसीलिए ज़्यादा जस्टिफाइबल होती है, ज़्यादा इन डेप्थ जाते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर। हाउ डू वी डिवाइड द टेक्स्ट इनटू सेगमेंट्स? एक्चुअल कोडिंग यानी आपके पास एक लिखा हुआ पैरा या 2 पेजेस तो आ गए, तो उसको डिफरेंट सेगमेंट्स में कैसे डिवाइड करना है? ट्रांसक्राइब द इंटरव्यू, जो इंटरव्यू सुना, रिकॉर्ड था, उसको पेपर पे लिखा। इनिशियली रीड थ्रू फॉर जनरल मीनिंग, देन determine coding frame, sentence, paragraph or phrase and determine what the person is saying in the coding frame. यानी उस खास सर्टन सेंटेंस में या पैराग्राफ में या फ्रेज के अंदर खास बात उसने क्या की है, उसको एक नंबर अलाट करना है, कोड देना है। असाइन कोड लेबल्स इन द लेफ्ट मार्जिन, ये जो पेज की लेफ्ट साइड होती है वहाँ पे जगह छोड़ लेते हैं और वहाँ उनको कोड करते जाते हैं, लिखते जाते हैं, नंबर देते जाते हैं। यूज इन वाइवो कोडिंग द वर्ड्स व्हेन पॉसिबल, ये इन वाइवो जो है, ये इन वीवो एक सॉफ्टवेयर है जो कोडिंग में हेल्प करता है। फिर ये एनालाइज करके देता है आपको, यानी ये मशीन के जरिए फिर ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के जरिए आप अपने इस कोडेड डाटा को थ्रू इन वीवो एनालाइज कर लेते हो। डू नॉट ओवर कोड, ठीक है, लीन कोडिंग। स्टे अवे फ्रॉम इंटरप्रेटिंग कमेंट्स, ठीक, अभी लिखा है तो फौरन उसको इंटरप्रेट ना करें। लुक फॉर ओवरलैप अमंग कोड्स, कितनी ओवरलैपिंग है ख़त्म की जाए। कंबाइन कोड्स इनटू 5 to 7 थीम्स, बहुत सारे कोड्स होंगे जो एक ही थीम के मातहत आ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल issue of distance and issue of fee, issue of get test, passing that test, कि आप में से 50 लोगों से मैंने बात की कि मेरे हाज में क्यों आए, उन्होंने कहा जी बाकी इदारों में जो पब्लिक के इदारे थे वहाँ पे वीकेंड प्रोग्राम में क्लास नहीं होती, तो हमारा डिस्टेंस ज़्यादा है, हम रोज़ आ नहीं सकते। तो ये एक थीम बन गया, इस थीम में जितने लोगों ने बात की उसको सेम कोड लगेगा। फिर कुछ लोग कहेंगे नहीं मेरी इंटरेस्ट थी कि मैं प्राइवेट सेक्टर में ही पढ़ूं, ये अलग थीम, इसको कोड अलग बनेगा। बात समझ रहे हैं? फिर एक ये हो सकता है कि जी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एडवांस में गेट टेस्ट मांगती हैं, पास हो तो फिर दाखला देते हैं। तो मैं अपना एडमिशन लेट नहीं करना चाह रहे थे, हमने कहा कि यहाँ बगैर गेट के टेस्ट में एडमिशन मिल गया है और इन्होंने कहा है कि आप बाद में गेट पास कर लें, पढ़ते रहें, तो इस फैसिलिटी को अवेल करने के लिए हमने यहाँ आना पसंद किया। तो ये भी एक थीम अलग से है, इसकी अपनी कोडिंग होगी अलग से। आई थिंक सो कि आपको मेरी बात जो है वो यकीनन समझ आ रही है, क्यों भाई? यस सर, आ रही है। यस सर। यस सर। ये तो बड़ी सर ठीक है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, स्टोरी वाइज है, टेक्निकल पॉइंट्स हैं कुछ, वो आपने याद करने हैं, उनके अकॉर्डिंग आपने लिखना है। यहाँ पे ना तो लंबे लंबे सफ़े लिखने की ज़रूरत होती है और ना ही खाम खा वो पेपर लंबा करने की ज़रूरत पड़ती है हमें, इसका ये फ़ायदा होता है हमें ना। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। व्हाट आर द थीम्स? मुझे पता है कि जब एक बात हम कर रहे होते हैं तो जहन में सवाल आते हैं, और ये खूबसूरती है क्रेसवेल वालों की कि उन्होंने अपनी किताब की जो चैप्टर्स हैं, सीक्वेंस है, इसी में बनाया है कि जब एक सवाल बंदे के जहन में पैदा हो रहा होता है तो उसका जवाब अगली स्लाइड में वो दे रहे होते हैं। पहले जहन में था कोड क्या होता है, कोड की बात आ गई, अब थीम क्या होता है, थीम की बात आ गई। लेट्स डिस्कस द थीम। Themes are broad categories of information
कोड्स ग्रुप्ड टुगेदर, कोड्स को इकट्ठा करके जब लिखते हैं तो एक ब्रॉड थीम बन रहा है, कैटेगरी बनती है इंफॉर्मेशन की। थीम्स कैन डिस्क्राइब अ सेटिंग, एक सर्टन सेटिंग पे थीम्स जो हैं उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। थीम्स कैन डिस्क्राइब व्हाट अकर्ड, यानी एक जगह पे कहीं बम धमाका होता है और लोग उसकी स्टोरी को मुख्तलिफ तरीकों से बयान करते हैं। मुख्तलिफ चैनल में जो सहाफ़ी हजरात हैं, रिपोर्टर्स हैं, मुख्तलिफ तरह से रिपोर्ट कर रहे होते हैं। तो उसका अगर आपने एनालिसिस करना हो, डिस्कोर्स करना हो, तो सारे सहाफ़ियों को अलग अलग सुनने के बाद कॉमन थीम निकल आता है कि एक्चुअल क्या था, क्या वजह बनी बनने की, धमाका होने की, या वहाँ जो नुकसान हुआ उसके रिपरकशंस क्या थी, या एप्रीहेंशंस लोगों की उसके बारे में क्या है। इन द 5 to 7 themes have some be of what you would expect, what you would not expect, unusual themes। तो ये इस कन्फाइन कर रहा है कि 5 से 7 थीम बनाएं, बहुत ज़्यादा ना बनाएं, कम ना बनाएं। थीम्स कैन आल्सो बी रिलेटेड क्रोनोलॉजी ग्राउंडेड थ्योरी मॉडल, क्रोनोलॉजिकल होने चाहिए। जो भी थ्योरी जिसके बारे में थीम्स बन रहे हैं उसकी इनिशिएशन से लेके उसकी एपेक्स तक जाना है। ये नहीं कि पहले उसकी चोटी को पकड़ लें, हाईएस्ट इंफॉर्मेशन ले लें और फिर कहीं दरमियान में कोई चंक ले लें, फिर स्टार्ट की तरफ आ जाएं। नो वे, इन्हें हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही रहना चाहिए, आसानी रहती है डिस्क्राइब करने में। लेट्स प्रैक्टिस द कोडिंग प्रोसीजर्स यूजिंग ए सैम्पल 2-page transcript on the topic of how department chairs balance their personal and professional life। How department chairs, किसी भी डिपार्टमेंट के जो चेयरमैन होते हैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइव्स को बैलेंस कैसे करते हैं, इस पे हम कोडिंग प्रोसीजर करते हैं। Describe the procedures we will use for analyzing the data। In this analysis processes should we use a computer program to help। Some computer programs are available, ये उनकी वेबसाइट्स हैं, इन पे इनके वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी प्रोफेशनल लाइफ से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन देंगे, ताकि रेलिवेंट और टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन मिल सके, ना कि हम खुद क्वेश्चन बनाते फिरें। फिर नीचे जो आपने ये एटलस TI है, N6 है, Vivo है, मैक्सेडा है, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर्स हैं क्वालिटेटिव डाटा को इंटरप्रेट करने के लिए, उन इंफॉर्मेशन को कोड देने के लिए ये इन वीवो ज़्यादातर यूज़ की जाती है क्वालिटेटिव रिसर्च में। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ N6। N6 सॉफ्टवेयर में क्या करता है कि ये डॉक्यूमेंट्स को एंटर करने में सपोर्ट करता है, जिसको हमने कोड किया होता है। जो टेक्स्ट है उसकी कोडिंग में सपोर्ट करता है। डायग्राम, ट्री डायग्राम बनाता है, यानी डायग्राम को ब्रांचेस में तकसीम कर देता है। 1 बेस, फिर आगे 2, 3, 4 उसके जो फर्दर सब हेडिंग, सब क्वेश्चन, सब आंसर या सब थीम्स होते हैं उनको उसके साथ जोड़ता जाता है और सर्चिंग कोड में हेल्प करता है ये वाला सॉफ्टवेयर हमें। अबरार 1.5 क्लास गुजरने के बाद तुम्हें याद आया कि आपने आना है। हाउ विल वी रिपोर्ट आवर फाइंडिंग्स, व्हाट टॉपिक्स डू वी प्रेजेंट इन द फाइंडिंग। तो जो भी टॉपिक हमारा होगा उसकी फाइंडिंग्स को कैसे रिपोर्ट करते हैं। वी माइट डिस्क्राइब द सेटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, वी माइट आइडेंटिफाई एंड डिस्कस 5 to 7 themes, we write in detail, we try to make the narrative as realistic as possible। नैरेटिव की बात फिर आई जिसको हमने पढ़ा भी था, मैंने उस दिन भी बताया था और आप में से भी कुछ दोस्तों ने बात की थी कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ का, डिफरेंट मजहबी जमातों का कोई नैरेटिव होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू बनाना है बेसिकली, यहाँ से कंक्लूड करना है
कि वो सारा डॉक्यूमेंट क्या कह रहा है। वी रिपोर्ट द नैरेटिव इन अ वे कंसिस्टेंट विद आवर ट्रेडिशन। अब ट्रेडिशन की बात आई तो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर 5 ट्रेडिशंस की बात होती है। नैरेटिव, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जिसे बोलते हैं, फिनोमेनोलॉजी, एथनोग्राफी, ग्राउंडेड थ्योरी और केस स्टडी। इन पांचों ट्रेडिशंस को डिटेल में हमने पढ़ना है। नैरेटिव क्या होता है, फिनोमेनोलॉजी टाइप ऑफ रिसर्च इन द क्वालिटेटिव डिजाइन क्या होती है, एथनोग्राफी क्या होती है और ग्राउंडेड थ्योरी वगैरह। As we present these findings, what visual presentation can we use to convey them? Create a visual image of the information in a comparison table. लफ्ज कंपैरिजन नहीं इस्तेमाल करना था टाइटल में, बट आपने दो नैरेटिव को बयान करना है इंफॉर्मेशन को, तो उनको रिजल्ट्स में कंपेयर कर सकते हैं। डिपिक्ट फिजिकल लेआउट ऑफ द सेटिंग, जो भी सेटिंग है उसका फिजिकली क्या है। फिर पर्सनल या डेमोग्राफिक बेस पे जो हर पर्सन की इंफॉर्मेशन उसमें बताएंगे। मैंने बताया था कि डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन जो होती है इंसान से मुतल्लिक है। क्या है उस इंसान से मुतल्लिक, उसकी एज, हाइट, अर्निंग, नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, सिबलिंग्स, चिल्ड्रन, मैरिटल स्टेटस, जेंडर और उसका एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जनरल क्वालिफिकेशन, ये तमाम एथनिसिटी, कहाँ रहते हैं, रूरल है, अर्बन है, और जो कॉन्टिनेंटल उसकी डायरेक्शन है, ये सब अपना डेमोग्राफिक्स है। ठीक है। देन फाइनली वी प्रेजेंट अ मॉडल ऑफ अ थ्योरी। एट द एंड ऑफ आवर स्टडी व्हाट इंटरप्रिटेशंस कैन वी मेक। इंटरप्रिटेशन जो करनी है वो डिस्कशन सेक्शन में करनी है। ये मैंने आपको बड़ी डिटेल में बताया था जब प्रपोजल की बात हो रही थी, रिसर्च प्रपोजल की, कि डिस्कशन के सेक्शन में हम डीपली डिस्कस करते हैं कि मेरे रिसर्च के जो रिस्पोंडेंट्स थे उन्होंने जो इंफॉर्मेशन दी, उनकी कोडिंग करने के बाद जो थीम बना, थीम को जब मैंने इंटरप्रेट किया तो ये कंक्लूडिंग आ रही है जो मेरे रिसर्च ऑब्जेक्टिव को, जो मेरे रिसर्च पर्पस को मीट करती है। सिमिलरली जो आपका रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस था वो टेस्टिफाई हुआ है या नलिफाई हुआ है, यहाँ उसका भी जिक्र करते हैं। फिर इसको रिलेट करते हैं अपने लिटरेचर रिव्यू से। वो जो इंट्रोडक्शन के फौरन बाद हम रिव्यू ऑफ द रिलेटेड लिटरेचर करते हैं, जिसमें हम प्रीवियस स्टडीज को पढ़ते हैं कि उन स्टडीज के अंदर ऑथर्स ने क्या इस सब्जेक्टिव पे स्टडी की, इस तरह का काम किया, तो उनके रिजल्ट्स क्या थे। अब अपने आप को रिलेट करना है, या तो हमारा कॉन्फ्लिक्ट उनसे साबित होगा या जस्टिफिकेशन ऑफ योर स्टडी वेट होगी आपकी स्टडी बाय द प्रीवियस स्टडीज। दिस इज द मेजर वर्क इन द सेक्शन ऑफ डिस्कशन। सो इसको मैंने ओरल बता दिया, आगे चलते हैं। How do we know that our interpretation or themes, questions or the entire research report is accurate? हमें कैसे पता चले कि जो हमने सारा प्रोसेस किया है वो ठीक है, थीम ठीक थे, क्वेश्चन ठीक थे, या सारा रिसर्च प्रोसेस रिपोर्ट ठीक थी। तो मेंबर चेकिंग, मेंबर्स चेक द एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट। ट्रायंगुलेशन, मेंबर मीन पीयर रिव्यू है, जो रिसर्च के आपके साथी थे उनके ज़रिए आप उनको चेक करवा सकते हैं, या अपने सुपरवाइज़र को, अपने कोलीग्स को जो रेलेवेंट फील्ड के हैं उनके ज़रिए ये पता लग सकता है कि क्या ये ठीक है। ट्रायंगुलेशन, लुकिंग फॉर थीम्स अक्रॉस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा, डिफरेंट रिसर्चर्स, डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स। तो ये 3 लोग हैं, टाइप ऑफ डाटा, डिफरेंट रिसर्चर्स और डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स। दिस इज नोन एज द ट्रायंगुलेशन। इन 3 तरीकों से आप अपनी
थीम, क्वेश्चन, इंटायर रिसर्च रिपोर्ट को देख सकते हैं कि क्या वो ठीक है, एक्यूरेट है या नहीं है। अदर्स, इसमें पीयर रिव्यू है, एक्सटर्नल ऑडिट है। पीयर रिव्यू मीन आप किसी को रिव्यू के लिए भेज देते हैं, वो रिव्यू कर देता है। एक्सटर्नल ऑडिट, किसी कंसल्टेंट से आप पूछ सकते हैं। रिपोर्ट डिसकंफर्मिंग एविडेंस, अगर कंफर्म नहीं होता कोई ऐसा एविडेंस तो उससे ही पता चलता है कि ये तो रिसर्च में कोई बात रह गई थी, गलत हो गई थी। क्लैरिफाई रिसर्चर स्टैंड्स, थिक डिस्क्रिप्शन, प्रोलॉन्ग टाइम इन द फील्ड। तो मेरे प्यारे स्कॉलर्स, ये जो आपके रिसर्च की रिजल्ट्स पढ़ते हो, रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ते हो, थीसिस पढ़ते हो, बुक्स पढ़ते हो, ये जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाली बात नहीं होती। ये आपने एक रिसर्च कंडक्ट करनी है, रिपोर्ट लिखनी है, फिर उसको डिसेमिनेट करना है। बिफोर डिसेमिनेशन it's necessary to go for its review. If I must say for the publication of the article, तो पाकिस्तानी या किसी भी जर्नल में आर्टिकल जब हम भेजते हैं तो कम से कम 3 लोगों से उसका रिव्यू करवाया जाता है। 2 की रिपोर्ट सेम हो तो उसको पब्लिश किया जाता है, वरना नहीं किया जाता। सम टाइम रिपोर्ट्स तो पॉजिटिव होती हैं, लेकिन वो कुछ करेक्शंस देते हैं, कुछ एडिशन करने के लिए कहते हैं। समटाइम्स वो डाटा मंगवा लेते हैं कि जनाब ये जो आपके रिजल्ट्स आए इधर डाटा हमें सेंड करें, हम देखते हैं कि क्या इसमें से ऐसे रिजल्ट्स जो हैं पॉसिबल हैं। तो ये जुगाड़ू काम नहीं होता, ये सही तरीके से करना पड़ता है। इसी तरह आपका जो थीसिस होता है, ये भी एमफिल का लोकल लोगों से रिव्यू कराया जाता है, उसकी रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट की रोशनी में सुपरवाइज़र और स्टूडेंट दोनों मिलके उसको फिर ठीक करते हैं, फिर वाइवा होता है। और अगर ये पीएचडी का हो तो 2 एडवांस कंट्रीज़ में कहीं भेजना होता है, उनके जो लोग हैं वो उसको रिव्यू करते हैं, फिर 2 लोकल 4 लोग रिव्यू करते हैं, पाकिस्तानी 2 फॉरेन। फिर उनकी रिपोर्ट्स के रिजल्ट में डिसाइड होता है कि क्या डिग्री अवार्ड हो सकती है या नहीं है। तो मज़ेदारी की बात यह है कि यूरोप जो है क्वालिटेटिव रिसर्च में बहुत आगे है, उनकी बड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग है, उनके राइटअप्स बहुत बेहतर हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च में बेसिकली ये स्कूल ऑफ थाट्स हैं कि एक स्कूल ऑफ थाट जो है वो निगेट करता है क्वांटिटेटिव को, और एक स्कूल ऑफ थाट जो है वो क्वालिटेटिव को नहीं बेहतर समझता। फिर फाइनल इसका रिजल्ट क्या निकला, उन्होंने एक तीसरी ऑप्शन ले ली, मिक्स मेथड रिसर्च, जिसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों की अमलगामेशन करके दोनों सेटिंग्स को इकट्ठा इस्तेमाल करके वो चलते हैं। Let's put it all together. What topics are addressed in the proposal for a qualitative study? Statement of the problem, purpose of the study, research questions, delimitation and limitations of the study. तो ये काम आप माशाल्लाह से कर चुके हो। आप प्रोसीजर्स है ये किया है आपने, इस पे असाइनमेंट दे दी है। ये प्रपोजल का बात है, क्वालिटेटिव प्रपोजल, एंटिसिपेटेड एथिकल इश्यूज, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। एक मैंने भी लमसम एक बनाया है, वो आपसे शेयर कर दूंगा। तो इसको याद करना है आप लोगों ने, ज़ुबानी याद रखेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। ख़ास तौर पे ये जो अभी शुरू हुआ है ना, यहाँ से 1 स्लाइड, अगली 2 प्रोसीजर्स, 3 और यहाँ तक 3 स्लाइड्स, इनको आप याद कर लें। यही फाइनल फॉर्मेट ऑफ एनी टाइप ऑफ रिसर्च प्रपोजल इन क्वालिटेटिव रिसर्च है। और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि अगली किसी क्लास में आप जब हम मिलें तो अस्सलाम वालेकुम के बाद 5-7 आप टाइटल बोल दें कि द प्लान ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च प्रपोजल में एंटिसिपेटेड एथिकल इश्यूज होते हैं, सिग्निफिकेंस। मैं चाहूँगा कि हम सब माइक ऑन करें, और अभी नहीं तो अपना अपना अनम्यूट करके हम बोलें, फिर कोई और बोले, स्क्रीन पे ओवरऑल डिस्कशन नज़र आए कि आप सब इससे आगाह हैं। और let's review the plan we have developed collectively and share plan with you.
ये बेसिकली वो उस शक्ल में था कि आपको मैं 2-2, 5-5 की टोलियों में तकसीम कर देता, 50 लोग 60, 51 इस वक्त प्रेजेंट है, 5-5 के 10 ग्रुप बन जाते, आप अपना अपना एक कॉमन टाइटल बनाते, उस पे आप रिसर्च प्रपोजल के जो कुछ हमने पढ़ा है ये प्रपोज करके लिख देते कि ये रिसर्च इस तरह हो सकती है। ये बेसिकली ये एक्टिविटी थी। तो अब मैं आपको इंडिविजुअली उसमें नहीं डालना चाहता क्योंकि रोज़ा भी है, आपसे एक तो प्रैक्टिस करवा ली है, लेकिन ये मैं चाहूँगा कि आप उसको याद ज़रूर करें। That was all about the principles of qualitative research, designing and everything. हमारे पास 2 मिनट है, मैं सबके कैमरे ऑन करता हूँ और आपको अलाउ करता हूँ कि आप कोई बात करना चाहें तो ज़रूर करें। हेलो। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर आपने ये जो मॉडल बताया, ये अभी पर्पस और स्टेटमेंट का जो मॉडल बताया, उसमें सर पहले जो आपने पढ़ाए थे, आपने 3 मॉडल्स पढ़ाए थे, इसके बाद आपने आप ओवरऑल बताया, तो क्या उन तीनों को याद करना जरूरी है या इसको एक को याद कर लें तो कवर हो जाएगा? ये ज़्यादा बेटर है। वो तो लेंस के हिसाब से था ना, तब तो हम सीख रहे थे कि किस किस तरह से हमें देखना है कि कौन सा बेटर है। तो सर वो जो आपने जो असाइनमेंट दी थी उसके अंदर ओवरऑल लिखना था या उन तीनों को लिखना था? मैंने जिन जिन लोगों ने बाद में भी रब्ता किया, पूछा, मैंने कहा था कि आप उसको कंपैरिजन, जब भी आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो तो हमेशा के लिए याद रखें कि जो उनके कॉमन पॉइंट्स हैं उनको एक दफ़ा लिख लें और जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं उनको अलग से एनलिस्ट कर लें। इस तरह जब आप 1 2 3 4 5 बॉटम तक आते हो तो आपका वो प्लान पूरा हो जाता है। जी तो सर अगर आप असाइनमेंट वाला क्वेश्चन हमारे पेपर में आएगा तो हम ये ओवरऑल प्लान लिखते हैं? हाँ, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इसको लिखें जो अभी हमने पढ़ा है। वो तो सीखना था ना, वो ठीक अगर है फर्ज सर। करें वो अगर पूछना होगा तो उसमें स्पेसिफिकली कहा जाएगा कि अकॉर्डिंग टू वो लेंस वाली बात होगी, विदाउट लेंस या विद लेंस। अदरवाइज तो बड़ी ठीक हो गया सर। अदरवाइज वो बड़ा वेग सा क्वेश्चन होगा ना जिसमें सारी चीजें आ रही होंगी। फायजा असलम, आप बात कर